हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 के एमसीक्यू। आज आपका यहां पर चैप्टर नंबर 1 है। यहां पर हम पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। आज का पहला प्रश्न है, पर्यावरण के आंग्ल समानार्थी शब्द एनवायरमेंट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, अंग्रेजी। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, इस शब्द की जो उत्पत्ति है फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है एनवायरोनेर। तो एनवायरोनेर से जो है आपका क्या बना है? एनवायरमेंट बना है। और इस एनवायरोनेर का मतलब जो होता है वो होता है पड़ोस, यानी आपका जो नेबर है पड़ोस। तो ये एनवायरोनेर इसको बोला जाता है फ्रेंच में। तो इसी से आपका एनवायरमेंट बना है। तो यहां पर आपका पहले का आंसर होगा आपका ए वाला। दूसरा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत शामिल हैं? मनुष्य, धरातलीय स्थलाकृति, मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं। देखिए, जो पर्यावरण है वास्तव में सभी प्रकार की वस्तुएं जो धरातल पर विद्यमान हैं, चाहे उसमें मनुष्य हों, धरातलीय स्थलाकृतियां हों, या फिर मानव द्वारा बनाई हुई इमारतें या मानव द्वारा निर्मित कोई भी वस्तुएं हों, या फिर प्राकृतिक वस्तुएं, सभी पर्यावरण के अंतर्गत शामिल हैं। तो यहां पर आपका आंसर होगा सेकंड का आपका डी। तीसरा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन से घटक पर्यावरण के प्राकृतिक घटकों के अंतर्गत शामिल नहीं है? जलमंडल, स्मारक, स्थल मंडल, वायुमंडल, समुदाय, जैव मंडल। देखिए, पर्यावरण के जो प्राकृतिक घटक हैं उनसे आशय यह है कि इनका निर्माण जो है प्रकृति के द्वारा हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय योगदान नहीं है। तो आप जानते हैं जलमंडल का निर्माण प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है, स्थल मंडल भी प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप बना है, इसी प्रकार वायुमंडल भी, इसी प्रकार जैव मंडल भी। यहाँ पर स्मारक और समुदाय ये मानवीय हस्तक्षेप से बने हैं, यानी ये मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप ये बने हैं। तो यहाँ पर पूछे गए हैं कौन कौन से पर्यावरण के प्राकृतिक घटकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो दूसरा और पांचवा जो है ये इसमें नहीं आते हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सी वाला, 2 और 5। चौथा प्रश्न है अब आपका, पर्यावरण के मानवीय घटकों में कौन कौन शामिल हैं? परिवार, जलमंडल, उद्योग, इमारतें, वायुमंडल। देखिए, पर्यावरण के मानवीय घटकों में एक एकल व्यक्ति, उसका परिवार, समुदाय, धर्म, ये सभी चीजें आ जाती हैं। तो यहां पर पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जलमंडल एक प्राकृतिक घटक है, इसमें आपके मानवीय क्रियाकलाप भी आ जाते हैं, यानी मानव के द्वारा निर्मित स्थान या स्थल ये भी आ जाते हैं, जैसे उद्योग वगैरह ये मानव के द्वारा निर्मित हैं। इमारतें भी इसमें आ जाती हैं। यहां पर वायुमंडल जो है प्राकृतिक घटक में आता है। तो आपका सही आंसर चौथे का जो होगा वो होगा बी वाला, 1, 3 और 4। पांचवा प्रश्न है अब आपका, शैक्षिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्रियाकलाप पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत शामिल हैं? प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानवीय, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलाप आप जानेंगे ये मानवों के क्रियाकलाप हैं। भाई जानवरों के तो होंगे नहीं। भाई मानव शिक्षित हो रहा है, मानव की उच्चतम बौद्धिक क्षमता का उपयोग कर रहा है, उससे उसने शिक्षा ग्रहण की है, आर्थिक क्रियाकलाप कर रहा है, राजनीतिक क्रियाएं भी कर रहा है। तो ये मानव निर्मित घटक हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये मानवीय घटक हैं, मानव निर्मित नहीं है। देखिए, मानव निर्मित में क्या होता है, जो मानव के द्वारा निर्मित कोई वस्तुएं हों वो आ जाती हैं। अब चूंकि शिक्षा, आर्थिक या राजनीतिक क्रियाकलाप कोई वस्तु तो है नहीं, तो ये मानवीय क्रियाकलाप बोले जाएंगे। तो यहां पर आपका पांचवें का सही आंसर है आपका सी वाला। छठवां प्रश्न है अब आपका, इमारतें, पार्क, पुल तथा सड़कें पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत शामिल हैं? प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानवीय। देखिए, इमारतें, पार्क, पुल और सड़कें जो हैं ये पर्यावरण के मानव निर्मित घटकों में आ जाती हैं। मानवीय और मानव निर्मित में अंतर है, यानी मानव ने इन्हें बनाया है, अपने हाथों से निर्मित किया है। यहाँ पे साफ साफ निर्मित शब्द लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे मानवीय पे टिक नहीं करेंगे। अगर परीक्षा में केवल एक ऑप्शन होता कि मानवीय है तो आपको मानवीय पे लगाना है टिक। अब चूंकि यहाँ पर 2 विकल्प दे दिए गए हैं तो ज्यादा सटीक जो आपका आंसर बनना है वो आपका ये बी वाला बनना है, मानव निर्मित वाला, ना कि मानवीय वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था। तो आपको मानव निर्मित थोड़ा सा डिफरेंस करके चलना है, तो आप यहां समझ पाएंगे, दोनों का अंतर समझ पाएंगे। आप अगर अपनी किताब भी उठाकर देखेंगे तो उसमें भी 3 अलग अलग प्रकार से बताया गया है। आप अपना जो आपकी एनसीईआरटी की क्लास 7 का चैप्टर 1 है तो वहां पे डायग्राम के थ्रू अलग अलग बताया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा आपका छठवें का बी। 7वां प्रश्न है अब आपका, पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं।
सेकंड है यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। थर्ड है आपका प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली केवल जीवीय परिस्थितियां सम्मिलित हैं। देखिए पर्यावरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, इसकी परिभाषा भी हम जानते ही हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के बारे में पहले ही क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि ये प्राकृतिक और मानव निर्मित सभी प्रकार की जो परिघटनाएं इन सबका मिश्रण है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। थर्ड वाला कथन यहां बोला गया है कि भाई प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली केवल जीवीय, यानी केवल जो जीवी में कौन कौन से आते हैं? देखिए जीवों में आपके आ जाते हैं, आपके जीवों में सभी सजीव प्राणी आ जाते हैं भाई, इसमें सजीव आ जाते हैं, यानी सजीव प्राणी आ जाते हैं, और आपके पादप आ जाते हैं। सभी जीवी में यही तो आएंगे आपके सजीव प्राणी मनुष्य है, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब आ जाते हैं। पादपों में आपके पेड़ पौधे आ जाते हैं। तो ये दोनों क्या हैं? ये जीवीय घटक हैं, जीवी परिस्थितियां हैं। वहीं पर्यावरण में आप केवल जीवी परिस्थितियां नहीं हैं, पर्यावरण में आपके अजीवी घटक भी हैं, अजीवी परिस्थितियां भी हैं, जैसे निर्जीव पदार्थ। तो यहां पर जो लिखा हुआ है कि केवल शब्द की वजह से यहां पर ये वाला कथन गलत हो जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवी परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं, ना कि केवल जीवीय। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7 में का ए, केवल 1 और 2। 8वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है? पहला है पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। सेकंड, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अगला है पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। देखिए बात करें यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि जो गैसें हैं, क्यों वायुमंडल किससे बना हुआ है? वायुमंडल हमारा गैसों से बना हुआ है। गैसें हैं, वास्तव में गैसों को गुरुत्वाकर्षण बल बांधे हुए हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये गैसें हमारे वायुमंडल से बाहर निकल जाती हैं, वायुमंडल कभी बन ही नहीं पाता। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। वायुमंडल में जो भी आप परिवर्तन देखते हैं, उस परिवर्तन की वजह से उसका असर हमारे मौसम पर भी पड़ता है और हमारी जलवायु में भी हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। पादप और जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं? ये जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तीसरा वाला कथन भी आपका यहां पर बिल्कुल सही है। तो यहां पर तीनों ही कथन आपके सही हैं। तो आंसर है आपका डी, यानी कि उपरोक्त सभी। 9वां प्रश्न है अब आपका, वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है? वायुमंडल सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। बी है इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। वायुमंडल जो है एक गैसीय आवरणों का मिश्रण है और ये क्या करता है? जो सूर्य से आने वाली झुलसाने वाली गर्मी है, इसको तो रोकता ही है, फिल्टर तो करता ही करता है। साथ ही साथ इसकी जो ओजोन लेयर है आपकी, O3 वाली जो लेयर है, इसको ओजोन कहते हैं। ओजोन लेयर जो है, जो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणें हैं, इनको अवशोषित करके उनसे हमारी रक्षा करती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी वाला कथन यहां पर है, देखिए पर्यावरण जो है, कई बार ये पूछा गया है कि पर्यावरण किन किन का मिश्रण है। तो पर्यावरण या वायुमंडल किस किस का मिश्रण है? तो वायुमंडल आपका गैस, धूलकण और जलवाष्प, इन सबसे मिलकर बना हुआ है। कई बार पूछा गया है ये। तो यहां पर आपका बी वाला कथन भी आपका सही है। यहां पर आपके दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है? पहला है एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। अगला पृथ्वी का वह स्थान जहां सजीव रहते हैं। अगला है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति एवं प्राणी। अगला है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। देखिए पारितंत्र का अर्थ होता है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। ये सब क्या करते हैं? ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध हैं। तो यहां पर आपका इसकी सटीक व्याख्या जो है वो डी वाले स्टेटमेंट में है कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछूंगा मैं, पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये कमेंट में आपको बताना है। ये आप पढ़ चुके हैं और मैंने आपको कई बार बताया भी है। यहां पर 10वें का आंसर होगा आपका डी वाला। 11वां प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 4 जून, 5 जून, 5 अगस्त, 11 जुलाई। देखिए पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 जून को जो है क्या है,
विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ 11वें का आंसर है आपका बी वाला। 12वां प्रश्न है अब आपका, मानवीय पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है। पहला है प्रारंभिक मानव का जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। अगला है पहिए के आविष्कार से अधिक अन्न उपजाया गया और फिर वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। देखिए प्रारंभिक जो मानव था, तो प्रारंभिक मानव केवल और केवल अपनी उसको क्षुधा शांत करनी थी, यानी अपनी भूख मिटानी थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ना उसे घर बनाना था, ना ही को उद्योग धंधे चलाने थे, कुछ भी नहीं करना था। केवल उसे क्या करना था, एक आदिम पशु की भांति अपना पेट भरना था। तो उस समय पर्यावरण को उसने बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाई है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि प्रारंभिक मानव का जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से ही उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे मानव का बौद्धिक विकास हुआ है, उसने एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया, पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ पहिए का आविष्कार भी हुआ है। तो पहिए के आविष्कार की वजह से क्या हुआ, जो मोबिलिटी थी वो बढ़ गई, यानी आवागमन बढ़ गया। तो आवागमन बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि अब मनुष्य आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाने लगा है। जब आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाने लगा है तो अन्य प्रकार की जो विनिमय है या अन्य प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनकी भी उसको जरूरत महसूस होने लगी। तो ऐसे करके वस्तु विनिमय पद्धति यहाँ पे विकसित की गई है। वस्तु विनिमय पद्धति आप जानते होंगे, पहले प्राचीन समय में जो आपको अगर आज से 30-40 साल पहले देखें तो ग्रामीण इलाकों में खास करके आप देखेंगे वहां पर यही होता था। वहां पर जैसे 1 किलो गेहूं के बदले दूध मिल गया, 1 किलो गेहूं के बदले शक्कर मिल गई। तो इस प्रकार की जो पद्धति है इसको वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का रुपए का या फिर सिक्कों का लेन देन नहीं होता है, बल्कि वस्तुओं की अदला बदली करके काम चलाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है कि जैसे जैसे जो मोबिलिटी बढ़ी है पहिए के आविष्कार से, उसकी वजह से अधिक अन्न उपजाया गया है, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ है। साथ ही साथ समय के साथ साथ मनुष्य ने क्या है, उद्योगों का विकास भी किया है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा असत्य है। तो यहाँ पर आंसर होगा 12वें का डी। ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा गलत है, तो आंसर है यहाँ पे 12वें का डी। 13वां प्रश्न है, अब देखिए ये आपकी अभ्यास प्रश्नावली से है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, मरुस्थल, ताल, वन। देखिए मरुस्थल और वन जो है आपके, ये आपके प्राकृतिक परतंत्र हैं, यानी इनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है। बल्कि जो आपका ताल है ये मानव निर्मित है, यानी ये मनुष्यों ने बनाया है। इसका निर्माण किसने किया है, इसका निर्माण मानव ने किया है। तो ये आपका क्या है, ये प्राकृतिक में नहीं आता है। तो आपका सही आंसर आपका यही वाला होगा और आपका यही वाला गलत है। तो यहाँ पे 13वें का आंसर है आपका बी वाला। 14वां प्रश्न है अब आपका, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, स्थल, धर्म, समुदाय। देखिए धर्म, समुदाय, शिक्षा या फिर उसकी राजनीतिक पहुंच, ये सब चीजें क्या, आर्थिक क्रियाकलाप, ये सब आपके मानवीय पर्यावरण का हिस्सा हैं। स्थल इसका नहीं है, स्थल आपके प्राकृतिक पर्यावरण में आ जाता है। तो आपका 14वें का आंसर है ए वाला। 15वां प्रश्न है अब आपका, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, पहाड़, समुद्र, सड़क। ये दोनों आप देख रहे हैं, ये तो आप प्राकृतिक पर्यावरण है। सड़क जो है ये मानव निर्मित पर्यावरण है। तो यहां पर आपका 15वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 16वां प्रश्न है अब आपका, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। देखिए यहां पर आप देखें, थोड़ा सा इसको कोरिलेट करें तो आप ये पाएंगे जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तभी तो फसल की डिमांड होगी। भाई जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तभी तो लोगों का पेट भरने के लिए फसल की वृद्धि होगी। तो यहां पर क्या है, जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा कारक है और ये पर्यावरण के लिए खतरा है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा आपका 16वें का बी वाला। 17वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। यहां पर आप एक तरफ 4 आपके स्तंभ दिए हुए हैं और एक तरफ 6 दिए हुए हैं, तो हमें 4 का बनाना है, केवल 2 इसमें निकल जाएंगे। जैव मंडल की बात कर लेते हैं। तो जैव मंडल का मतलब क्या है, जीवों और उनके परिवेश के बीच जो संबंध है उसको जैव मंडल के रूप में जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं यहां पर हम वायुमंडल, पृथ्वी को जो घेरने वाली वायु की चादर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको वायुमंडल कहते हैं। देखिए इसके आगे मैं लिख देता हूं, इसके आगे आएगा 6 नंबर वाला आपका, यहां पर इसके आगे आएगा जो है पहले नंबर वाला, ठीक है, जलमंडल यानी कि जलीय क्षेत्र। इसके आगे जो आएगा 2nd नंबर वाला यहां पर आ जाएगा। पर्यावरण, हमारे आसपास का क्षेत्र 4th वाला आ जाएगा। तो ये आपका सही मैच हो गया। देखिए ये आपकी जो प्रश्न था ये आपकी किताब से था, यानी कि आपकी अभ्यास प्रश्नावली से था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जुड़ सकें, लोग भी इसका लाभ उठा सकें, यानी अन्य अभ्यर्थी भी इसका लाभ उठा सकें। तो आपका ये दायित्व बनता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।